आवाज होगी। गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। चैनल को किसी से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। Without wasting any time, let's get to the second part of Defense Detective Faris Bhai PNMM is exposed. 93,000 soldiers surrender. देख लेते हैं. Let's start. Part 2 आ गया. Part 2 भी करते हैं. इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। 71 की जंग में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय फौज के आगे सरेंडर किया था या नहीं, इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। पार्ट 1 वीडियो अगर आपको देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो चलिए PNMM रिएक्शन वाले फारिस भाई के बाकी बचे हुए दावों की हकीकत देख लेते हैं। तो फारिस भाई के दावों और उनके काउंटर में अपने सबूत पेश करने से पहले मैं दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि मेरे पास हुमदुर रहमान कमीशन के रिपोर्ट की अंग्रेजी कॉपी आ गई है। डिफेंस डिटेक्टिव के एक दर्शक ने हमें वो कॉपी भेजी है और उस रिपोर्ट में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि पूछिए मत। कई सारे वीडियो को बनाने का मसाला इस रिपोर्ट में मौजूद है, लेकिन आज मैं सिर्फ बात करने वाला हूं 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर की और ये उसका पार्ट 2 वीडियो है। तो हुमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई जगहों पर ये बताया गया है, इस बात के सबूत दिए गए हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में 71 की जंग के वक्त कितने पाकिस्तानी सैनिक थे। तो आपको मेरे इस वीडियो में पूरा तसल्ली बख्श काम मिलने वाला है। तो चलिए, फारिस भाई का जो 5वां दावा था 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर को झूठा साबित करने के लिए, वो क्या था, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये स्टेटमेंट है उनकी केसी पेंडेंट फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर इन सितंबर 1994 ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑन इंडो पाक रिलेशंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली जो हुई। उन्होंने उसमें कहा Peace is important between Pakistan and India. We respect the professional competence of the Pakistani soldier. Had democracy continued in Pakistan, Islamabad would not have suffered the debacle resulting in the surrender of its 40,000 military personnel to India in East Pakistan. फारिस भाई, आपने ये लाइनें पढ़ तो दी, लेकिन क्या आपने उस वक्त ये नहीं सोचा कि आप जहाँ पर ये सब पढ़ रहे थे उसका सोर्स क्या है, उसने कहाँ से ये लाइनें लिखी? मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैं किसी वेबसाइट पर ये लाइनें लिख दूं और कह दूं कि फारिस भाई ने ऐसा ऐसा कहा है और कोई उसे ही बिना जांचे परखे सबूत बनाकर पेश कर दे कि देखो फारिस भाई ने कहा था और यही सच है। तो ऐसा नहीं होता फारिस भाई। जब बात इतिहास की जाती है, जब बात आंकड़ों की जाती है, तो आपने जो सबूत पेश किए हैं उसका रेफरेंस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी भरोसा होता है कि आप जो बात कह रहे हो वो सही बात है, क्योंकि हिस्ट्री में इसका रेफरेंस मौजूद है। लेकिन आपने ऐसा कोई रेफरेंस दिया नहीं, ये वाली जो बातें आप कह रहे हो। तो चलिए दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि फारिस भाई को ये सारी बातें कहां से मिली। ये जो बातें इन्होंने जो सबूत पेश किए, इसका सोर्स क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूं। केसी पंत के नाम से ये जो लाइनें लिखी थी वो पूरी की पूरी कॉपी करके मैंने गूगल सर्च पर डाला। अगर कहीं भी इन लाइनों का इस्तेमाल हुआ होगा तो गूगल पर उसका रेफरेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहला सर्च रिजल्ट आया, वो एक वेबसाइट का लिंक था, globalvillagespace.com का। 1 अप्रैल 2017 को ये आर्टिकल इस पर पब्लिश किया गया था। इसमें जो मैंने सर्च के लिए डाला था उससे मैच कर रहा था। इस लिंक पर क्लिक करते ही मैं उस वेबसाइट पर चला गया। देखिए, ग्लोबल विलेज स्पेस की वेबसाइट पर ये है वो आर्टिकल। इसकी हेडिंग है 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने 1971 में सरेंडर नहीं किया था। क्योंकि इस आर्टिकल को पढ़ने लगा तो वो सारे रेफरेंस मुझे यहाँ मिल गए जिनका जिक्र फारिस भाई ने अपनी वीडियो में किया था, उन्हें पढ़कर सुनाया था। केसी पंत वाला भी कोट यहाँ पर था। तो फारिस भाई, जो बातें आपने अपने वीडियो में केसी पंत के लिए कही, जो कोट आपने केसी पंत का दिखाया, उसका सबूत इस वेबसाइट को छोड़कर और कहीं भी नहीं है। इस वेबसाइट के अलावा मुझे इसका रेफरेंस और कहीं नहीं मिला जिससे मैं ये जान सकूं कि हाँ, वाकई केसी पंत ने ये बात कही है। तो अब आप ही बताइए फारिस भाई कि आपकी इन बातों पर या जो आपने सबूत पेश किया उस पर हम कैसे यकीन कर लें कि क्या वाकई केसी पंत ने ये बात कही थी। इसका कोई सबूत नहीं है कि ये बातें केसी पंत ने ही कही थी।
तो चलिए अब फारिस भाई बढ़ते हैं आपके आगे के सबूतों पर, जिसमें आपने दो अंग्रेजी नेताओं, मतलब दो अंग्रेज नेताओं की बात की है और उनको कोट किया है। कुछ अंग्रेज भी हैं, जैसे ये यूएस कांग्रेस चार्ल्स विल्सन, और इन 1971 it was certainly not possible for 35,000 Pakistani troops in Dhaka to fight against combined strength of 200 Indian army and more than 100,000 Indian trained Bengali guerrillas. ठीक है, another US Congress, Stephen Solers. Pakistanis are energetic, vibrant and resilient. We must not be mislead by 97. It was certainly not possible for the 40,000 odd Pakistani army in Dhaka to fight against much larger Indian army and Indian trained Bengali banners in a hostile territory. ये इनका आगे स्टेटमेंट। सो ये ब्रदर थे इंडिया के रिसर्चर्स। मैंने बाहर के ज़्यादा इसलिए नहीं रखे पाकिस्तानी बुक्स में, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो सेटिस्फैक्शन नहीं होती है ना। फारिस भाई के इस दावे की जांच के लिए मैंने सबसे पहले चार्ली विल्सन का कोड गूगल पर सर्च किया, तो यहाँ भी मुझे वही globalvillagespace.com का ही लिंक मिला। लिंक को खोला तो फिर से वही आर्टिकल आ गया। इसी में ये चार्ली विल्सन का पूरा कोट है, लेकिन मुझे इसका कहीं और कोई रेफरेंस नहीं मिला। ठीक इसी तरह स्टीफन सोलारस का कोट भी मैंने गूगल पर सर्च मारा, लेकिन यहाँ भी मुझे इसका मैच सिर्फ globalvillagespace.com पर ही मिला। वहाँ उसी आर्टिकल में ये मौजूद है। यानी एक बात तो तय हो गई कि फारिस भाई ने जितने भी कोट पढ़कर सुनाए वो सब के सब इसी globalvillagespace.com के आर्टिकल से लिए गए थे। यानी उनका सोर्स यही आर्टिकल हो सकता है। इसी आर्टिकल के कई सारे फेसबुक पोस्ट भी मैंने देखे जिसमें ये पूरा का पूरा आर्टिकल कॉपी किया गया है, और दावा वही है कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया था, और इसमें भी सारी वही बातें लिखी हैं जो उस आर्टिकल में लिखी हैं। अब फारिस भाई ने सीधे सीधे globalvillagespace.com से ये बातें उठाई, या सोशल मीडिया पर मौजूद किसी और पोस्ट से लिया, या फिर व्हाट्सएप पर आया मैसेज ही पढ़कर सुना दिया, ये मुझे नहीं पता। इसका जवाब तो फारिस भाई ही बेहतर रूप से दे सकते हैं, क्योंकि सोर्स तो वही जानते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि इस सब का सोर्स एक ही है, globalvillagespace.com का ये आर्टिकल। वैसे फारिस भाई, आपको ये बताना चाहिए था कि आपने अपने वीडियो में जो सबूत पेश किया है, जो बातें आप पढ़कर कोट करके सुना रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, आपने वो बातें कहां से उठाई हैं, किस सोर्स से उठाई हैं, ये आपको क्लियर करना चाहिए था। अब आपने क्यों नहीं बताया ये तो आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इसकी एक वजह जो मुझे लग रही है, ये मैं कह नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है, ये वजह मुझे लग रही है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। globalvillagespace.com के इस आर्टिकल की सच्चाई पर मुझे शक हुआ, क्योंकि यहाँ भी सिर्फ ये लिख दिया गया था कि किसने क्या कहा, लेकिन किसी का भी सोर्स नहीं था। फारिस भाई, मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि अगर हम इतिहास के किसी विवाद के सबूत पेश कर रहे हैं तो उसे साबित करने के लिए रेफरेंस ज़रूर होने चाहिए, वरना बात झूठी साबित हो जाती है और उसकी कोई वर्थ नहीं रह जाती। तो मैंने सबसे पहले ये जानना चाहा कि ग्लोबल विलेज स्पेस की जो ये वेबसाइट है वो है किसकी। बड़ा आसान था पता करना, सीधे इसके अबाउट सेक्शन में चला गया तो देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि ये एलुमनी क्लब ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है। इसे 3 ड्रीमर्स ने साल 2017 में इस्लामाबाद के एक स्टोर हाउस में शुरू किया था और अब ये ग्रुप बहुत बड़ा हो चुका है। साल 2017 से कुछ याद आया? 93,000 के आंकड़े को झूठा साबित करने वाला आर्टिकल 1 अप्रैल 2017 का था। यानी साफ था कि इस पूरे मीडिया हाउस की शुरुआत भारत विरोधी काम करने की सोच के साथ हुई थी। भारत के दावों को झूठा साबित करने का काउंटर नैरेटिव तैयार करने के लिए काम होना था और कम से कम पाकिस्तानियों के मन में 93,000 के आंकड़े को तो इन्होंने झूठा साबित कर ही दिया है, क्योंकि किसी भी पाकिस्तानी ने इन दावों की हकीकत जानने की जहमत तो उठाई नहीं होगी, फैक्ट चेक किया ही नहीं होगा कि वाकई ऐसा ही है क्या, कि वेबसाइट पर जो कुछ भी लिखा है क्या ये सच है। सब भेड़ चाल में चल दिए। फारिस भाई से भी मुझे लगता है कि यही गलती हो गई। तो अब मुझे लग रहा है कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि फारिस भाई की बातों का सोर्स क्या हो सकता है, उन्होंने कहां से ये सारी चीजें उठाई। तो फारिस भाई, आपने एक और सबूत पेश किया, वो भारतीय अमेरिकी लेखक हैं शर्मिला बोस। तो उनका काउंटर मेरा क्या होगा वो मैं आपको आखिर में दूंगा, क्योंकि आखिर में जो सबूत दिया ना उससे उसका बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। लेकिन अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में, जो पाकिस्तानी कमीशन था,
उस रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आया है कि पूर्वी पाकिस्तान में कितने पाकिस्तानी सैनिक थे। तो सबसे पहला जो जिक्र आया है वो इस रिपोर्ट के 16वें पन्ने पर है। कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस दिन जनरल नियाजी ने यह बयान दिया था कि ढाका में मेरे दुश्मन मेरी डेड बॉडी पर से ही घुस पाएगा, उसके अगले ही दिन 16 दिसंबर 1971 को विदेशी मीडिया ने खबर दी कि जनरल नियाजी ने सरेंडर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सरेंडर सेरेमनी ढाका रेसकोर्स मैदान में हुई। उनके कमांड में मौजूद सैनिकों ने, जिनकी संख्या, ध्यान दीजिएगा, जिनकी संख्या 73,000 से लेकर 93,000 के बीच थी, उन सब ने अपने हथियार डाल दिए हैं। फारिस भाई, हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में 93,000 के नंबर्स का जिक्र है और इसका आधार विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स बताई गई हैं। फारिस भाई, अब आप शायद ये कह सकते हैं कि ये भी भला कोई सबूत हुआ। ये तो हमदुर रहमान कमीशन ने जिक्र किया है कि विदेशी मीडिया ऐसा रिपोर्ट कर रही है। अच्छा, तो चलिए, अगर आप नहीं मानेंगे इस सबूत को तो मैं आपको हमदुर रहमान कमीशन के कुछ और पन्नों पर जो कुछ भी छपा है ना, वो आपको दिखाता हूँ। जो कुछ भी बातें उन्होंने बताई हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में उस समय पाकिस्तानी फौज की तैनाती क्या थी, किसके ऊपर क्या जिम्मेदारी थी, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि उस वक्त पाकिस्तान की कितनी फौज पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद थी। हमदुर रहमान की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी सेना की कितनी डिवीजन जंग में शामिल थी और वो किन किन मोर्चों पर लड़ रही थी। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सेना की भाषा में एक डिवीजन का मतलब क्या हुआ, यानी कितने सैनिक हुए। पाकिस्तानी सेना का जो स्ट्रक्चर है, इसमें कम से कम 3 ब्रिगेड को मिलाकर एक डिवीजन होती है। और एक ब्रिगेड का मतलब हुआ 3200 से 5,500 सैनिक। ये नाटो के स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं, इसमें फेरबदल भी होते रहते हैं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि कम से कम 5,000 सैनिक एक ब्रिगेड में तो थे ही। और कम से कम 3 ब्रिगेड मिलाकर एक डिवीजन हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि 15,000 कम से कम सैनिक एक डिवीजन में थे। वापस आते हैं हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पर। इसका 20वां चैप्टर है नैरेटिव ऑफ इवेंट्स इन ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम 21 नवंबर टू 3 दिसंबर 1971। इसमें लिखा गया है कि जिसोरे सेक्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी 9वीं डिवीजन की थी, जिसे मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन अंसारी कमांड कर रहे थे। अब देखिए डिवीजन में क्या क्या था। 57 नंबर की ब्रिगेड, 107 नंबर की ब्रिगेड, 314 नंबर की ब्रिगेड, यानी 3 ब्रिगेड हो गई। एक डिवीजन पूरा हुआ। इसके अलावा CAF बारसील की इंटरनल सिक्योरिटी टीम, 3 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन, EPCAF यानी ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्स की 3 विंग्स भी थीं इस डिवीजन में। बोगरा रंगपुर सेक्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी 16th डिवीजन पर, यानी ये दूसरी डिवीजन हो गई, जिसे मेजर जनरल नजर हुसैन शाह कमांड कर रहे थे। इनके अंडर में क्या क्या था? 23वीं ब्रिगेड, 205वीं ब्रिगेड, 34वीं ब्रिगेड, 29th कैवलरी और सिविल आर्म फोर्सेस की 5 विंग्स। मोमिन शाही ढाका सेक्टर की जिम्मेदारी थी 36 एक एडहॉक डिवीजन की, जिसे कमांड कर रहे थे मेजर जनरल मोहम्मद जमशेद। इनके अंडर में 36A एडहॉक डिवीजन, 53 ब्रिगेड, 93A ब्रिगेड और सिविल आर्म फोर्सेस की 6 विंग्स थी, यानी अब तक 3 डिवीजन हो गई हैं। सिलहट कोमिल्ला सेक्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी 14th डिवीजन की, जिसे कमांड कर रहे थे मेजर जनरल काजी अब्दुल माजिद। इनके अंडर में 27th ब्रिगेड, 117 ब्रिगेड, 313 ब्रिगेड और 202 एक ब्रिगेड। इसके अलावा सिविल आर्म फोर्सेस की 7 विंग्स थी, यानी अब तक हो गई 4 डिवीजन। फेनी चिटगोंग सेक्टर की जिम्मेदारी थी 2 ब्रिगेड्स पर, 53 ब्रिगेड और 91A ब्रिगेड पर, जिन्हें बाद में रीग्रुप कर दिया गया 39A डिवीजन के साथ, जिसे कमांड कर रहे थे मेजर जनरल रहीम खान। इनके अंडर में 53 ब्रिगेड, 117 ब्रिगेड, 97 एडहॉक ब्रिगेड, 91 एडहॉक ब्रिगेड, साथ में 2 फील्ड बैटरीज भी थी, यानी अब तक हो गई 5 डिवीजन। और प्लस सब मिला दें तो सिविल आर्म्ड फोर्सेस की 21 विंग्स भी इन 5 डिवीजन के अलावा थी। तो फारिस भाई, हमदुर रहमान कमीशन के रिपोर्ट में कुल 5 डिवीजन का जिक्र किया गया है पाकिस्तानी फौज के। तो अगर हम पाकिस्तानी फौज के औसतन 15,000 प्रति डिवीजन सैनिकों की बात करें तो ये सैनिकों की संख्या हो जाती है करीब 75,000। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें ना तो एयरफोर्स के सैनिक शामिल हैं, ना इसमें नेवी के सैनिक शामिल हैं, ना इसमें सिविल आर्म फोर्सेस के सैनिक शामिल हैं, और ना ही इसमें रजाकर्स
शामिल हैं। अब रजाकर्स क्या थे ये जानने के लिए हमें ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक की किताब विटनेस टू सरेंडर के 105वें पन्ने पर जाना होगा। ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक का परिचय मैं आपको आगे दूंगा क्योंकि ये इस वीडियो के सबसे बड़े सबूत हैं। तो ब्रिगेडियर सलीक ने अपनी किताब में बताया है कि जनरल नियाजी ने जब देखा कि उनके पास जवानों की कमी है तो उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पर आकर रहते थे उनमें से 50,000 लोगों की एक और सेना बना ली थी जिन्हें रजाकर्स का नाम दिया गया था। जनरल नियाजी का टारगेट तो 1 लाख की फौज बनानी थी, लेकिन दिसंबर 1971 तक रजाकर्स की 50,000 की सेना ही बन पाई थी। फारिस भाई यानी 75,000 पाकिस्तानी जवान और 50,000 रजाकर्स को मिला दें तो संख्या करीब 1.25 लाख की हो जाती है। 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदी सैनिकों की सच्चाई तलाश करते करते मुझे एक और किताब मिली। इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ यूएस फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क विद सोयाबीन्स 1862 टू 2017 एक्सटेंसिवली एनोटेड बिब्लियोग्राफी एंड सोर्स बुक। इसे विलियम शुटलेफ और अकीको ओयागी ने लिखा था। ये 3,583 पन्नों की सोर्स बुक है। इसके 2,595 पन्ने पर जब आप जाएंगे तब आपको इसमें पाकिस्तानी युद्धबंदियों के बारे में जानकारी मिलेगी। देखिए यहाँ पर 16 दिसंबर 1971 की तारीख लिखी है और यहाँ पर लिखा गया है कि भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी की अलाइड फोर्सेस ने वेस्ट पाकिस्तान फोर्सेस को जो यहाँ तैनात थीं उन्हें हरा दिया। इसके बाद जो सरेंडर हुआ वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा है 97,000 प्लस युद्धबंदी। फारिस भाई इसके अलावा एक और सबूत मैं आपको देता हूँ। बीबीसी की वेबसाइट पर भी इसका सबूत मौजूद है। इसमें भारत पाकिस्तान संबंधों पर एक पूरा सेक्शन है। इसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है। इसमें 1971 की जंग की बात की गई है। इसमें जब आप नीचे जाएंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दिसंबर में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण किया। पाकिस्तानी सेना ने ढाका में सरेंडर कर दिया और उसकी आर्मी के 90,000 से ज्यादा जवान भारत के युद्ध बंदी बन गए। फारिस भाई अब एक और पाकिस्तानी सबूत पेश करता हूं। डॉन न्यूज ने अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट पब्लिश की, अ लीफ फ्रॉम हिस्ट्री शिमला एग्रीमेंट एट लास्ट। ये रिपोर्ट 23 सितंबर 2012 की है। इस रिपोर्ट को पढ़ते हुए जब आप नीचे जाएंगे तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। शिमला एग्रीमेंट की जो बात हो रही है, लिखा है एग्रीमेंट में युद्धबंदियों का जिक्र नहीं किया गया था। दिल्ली में दूसरा एग्रीमेंट साइन होने के 2 साल बाद भारत ने 93,000 से ज्यादा युद्धबंदियों, जिनमें 195 वॉर क्राइम्स के दोषी भी थे, उन सबको भी छोड़ दिया। फारिस भाई 93,000 का आंकड़ा देख रहे हैं ना आप? ये आपका ही न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान का नहीं है। और तो और पाकिस्तान की सरकार ने तो बाकायदा इस पर एक डाक टिकट भी जारी किया था जिसमें 90,000 का आंकड़ा लिखा गया था, जिसके जरिए दुनिया को बताने की कोशिश की गई थी कि भारत में युद्ध बंदियों के साथ जुल्म हो रहा है। फारिस भाई अब आते हैं आपके शर्मिला बोस वाले सबूत पर। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए कि फारिस भाई ने शर्मिला बोस को लेकर और उनकी किताब को लेकर क्या जिक्र किया है, फिर उसका काउंटर सबूत मैं पेश करूंगा। शर्मिला बोस, द फेमस इंडियन बंगाली राइटर एंड एसोसिएट रिसर्चर एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन हर बुक डेड रेकनिंग पब्लिश इन 2011 एसेट्स, उसमें ये लिख रही हैं, इट अपीयर्स दैट व्हाइल द टोटल फिगर इन इंडियन कस्टडी इज अबाउट राइट टू स्टेट द 93,000 soldiers were taken prisoner is wrong। ठीक है, क्लियरली उन्होंने रॉन्ग कह दिया। एंड creates confusion by greatly inflating the Pakistani fighting force in East Pakistan। कि वो बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट है उसका, जो एक्चुअल जो उधर फोर्स थी ना, उस वो ये फिगर उससे बहुत ज़्यादा मतलब मैच ही नहीं कर रही जो कोर्ट की हुई है उन्होंने। तो फारिस भाई अब मैं आपको शर्मिला बोस की ये जो 3 लाइनें हैं इसका मैं सबूत पेश करता हूँ। ये 3 लाइनें ही उनकी किताब से क्यों उठाई गई, क्योंकि जब पूरा पन्ना पढ़ा जाता है ना, जहां पर इसका जिक्र है, इन 3 लाइनों का जिक्र है, वो पूरा पन्ना पढ़ा जाएगा तभी समझ में आएगा कि शर्मिला बोस ने ऐसा क्यों लिखा। और इसमें लिखने में भी एक चालाकी की गई है कि जो 3 लाइनें आपसे ली गई है ना, वो आपने देखा होगा कि शुरू होंगी इट अपीयर्स, लेकिन बेसिकली ये शुरू होती हैं सो इट अपीयर्स से। और इसका कितना बड़ा असर पड़ा है प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के लिए, ये आपको तब पता चलेगा जब मैं आपको पूरे पन्ने की लिखी बात समझाऊंगा। तब आप ये बात समझ जाएंगे कि हाँ, ये वाकई
सिर्फ 3 लाइनें अपने मतलब के लिए जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं उन्होंने निकाल ली, और उसे पढ़कर तो यही लगता है कि हाँ वाकई शर्मिला बोस ने ये कहा था। फारिस भाई, शर्मिला बोस की जिन लाइनों की बात आप कर रहे हो ना, इसे चेक करने के लिए मैंने शर्मिला बोस की किताब डेड रेकनिंग मेमोरीज ऑफ द 1971 बांग्लादेश वॉर की किताब में ढूंढना शुरू किया। 174वें पन्ने पर ये लाइनें मुझे मिल गई। यानी आपने जो लाइनें पढ़कर बताई थी वो बिल्कुल सही है। लेकिन फारिस भाई, ऐसा लगता है कि आपने शर्मिला बोस की इन लाइनों को ध्यान से नहीं पढ़ा। इस लाइन की शुरुआत होती है सो इट अपीयर्स से, जिसका हिंदी में मतलब होता है यानी ऐसा लग रहा है। फारिस भाई, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। लिखा है ऐसा लग रहा है कि भारतीय कस्टडी में जितने बंदे थे उनका आंकड़ा तो सही है, यानी यहाँ पर 90,000 के आंकड़े की बात हो रही है, वो भारतीय कैद में थे। लेकिन जहाँ तक 93,000 सैनिकों की बात है कि उन्हें युद्धबंदी बनाया गया, वो गलत है, और इसके जरिए भ्रम फैल गया कि पूर्वी पाकिस्तान में इतनी बड़ी संख्या में सैनिक लड़ रहे थे। तो फारिस भाई, मैं इसको बहुत ज़रा साधारण शब्दों में आपको समझाता हूँ। अब हाशिम आपके साथ रिएक्शन वीडियो करते हैं, तो इसके मुताबिक अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा लग रहा है कि ये हाशिम हैं और यही हाशिम हैं, इन दोनों बातों में फ़र्क है। और यही फ़र्क यहाँ भी है। शर्मिला बोस ने जो बातें लिखी हैं, ये फ़र्क है, और ये फ़र्क तभी आपको समझ में आएगा जब आप पूरा पन्ना इसका पढ़ेंगे। इसमें प्रिजनर ऑफ वॉर में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के युद्धबंदी होने की बात कही गई है। इसमें उन्होंने लिखा है कि इस बयान को किसी भी तरीके से चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर जगह जहां भी इसका पब्लिकेशन किया गया इतने ही नंबर बताए गए। आगे के पैराग्राफ में जो लिखा है उससे आप पढ़ेंगे तो बात और भी ज्यादा साफ हो जाएगी कि ये बात इस किताब में क्यों लिखी है। देखिए, यहाँ पर शर्मिला ने बताया है कि मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या 12,000 थी। फिर जनरल नियाजी ने लिखा कि दिसंबर तक उनके पास 45,000 सैनिक मौजूद थे, जिसमें 34,000 आर्मी के थे, 11,000 CAF के थे। वेस्ट पाकिस्तान की सिविलियन पुलिस थी। 34,000 में से 23,000 इन्फेंट्री के जवान थे, बाकी आर्मर, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सिग्नल्स और दूसरी यूनिट्स के थे। इसके बाद लिखा गया है कि 45,000 सैनिक 93,000 में कैसे बदल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जनरल नियाजी। यानी ये पूरा दावा जनरल नियाजी का था, जो उन्होंने अपनी किताब द बिट्रेयल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान में लिखी थी। उस किताब का वही हिस्सा यहाँ पर शर्मिला बोस ने भी बतौर रेफरेंस पेश किया है। इसमें नियाजी ने यह भी लिखा है कि अगर सारे स्टाफ को मिला लिया जाता तब भी नंबर 55,000 ही होता। तो शर्मिला बोस ने जनरल नियाजी की इसी बात को आधार बनाते हुए लिखा है कि सो इट अपीयर्स, यानी कि ऐसा लग रहा है कि 93,000 वाला आंकड़ा सही नहीं है। अब भारत के इस दावे को झूठा साबित करने वालों ने यही आखिर की 3 लाइनें उठा ली। तो फारिस भाई, अब तो साफ हो गया ना कि ये बातें जनरल नियाजी ने कही थी, शर्मिला बोस की लाइनें नहीं है ये। और वो एक हारे हुए जनरल थे जिनकी इज्जत तार तार हो गई थी। वो भला सच क्यों लिखेंगे? वो तो जहां तक होगा अपना बचाव करेंगे, क्योंकि 93,000 सैनिकों के होने के बावजूद भारतीय फौज के आगे सरेंडर करना कितनी बड़ी बुज़दिली है, ये जनरल नियाजी से बेहतर और कौन समझ सकता है। तो फारिस भाई, मुझे लगता है कि शायद आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि ये बातें शर्मिला बोस ने नहीं कही हैं, बल्कि जनरल नियाजी ने कही हैं। और जनरल नियाजी ने ये झूठ क्यों बोला, इसको काउंटर करने के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सबूत मौजूद है। तो चलिए, क्या है वो सबूत जिसने जनरल नियाजी को भी अपनी किताब में झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। और मेरे इस वीडियो का ये सबसे बड़ा सबूत है, ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान की 93,000 के करीब फौज पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद थी और उन्होंने भारतीय सेना के आगे सरेंडर किया था। तो फारिस भाई, मेरा तुरुप का इक्का है ब्रिगेडियर सिद्दीक सलीक और उनकी किताब विटनेस टू सरेंडर, जिसका जिक्र मैंने आपसे थोड़ी देर पहले किया था। सिद्दीक सलीक पाकिस्तान में पैदा हुए थे, फिर इन्होंने पत्रकारिता की और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में काम करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद इन्होंने पाकिस्तानी सेना को ज्वाइन किया एज ए PRO यानी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, और वो साल 1970 में ढाका में पोस्टेड किए गए। 16 दिसंबर को जब सरेंडर हुआ तो सिद्दीक सलीक साहब भी यहीं पर थे और वो भी युद्धबंदी बने। 2 साल तक भारत में प्रिजनर ऑफ वॉर बनकर रहे। फिर जब इन्हें भारत ने छोड़ा, पाकिस्तान वापस पहुंचे, तब उन्होंने ये किताब लिखी।
जो पहला पन्ना है ना इसका, उस पर लिखा है टू द मेमोरी ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान, यानी संयुक्त पाकिस्तान की याद में। इसमें पूरी डिटेल से उन्होंने बताया है कि पूर्वी पाकिस्तान में हुआ क्या था। इसका भी लिंक मैंने नीचे दिया है, चाहे तो आप किताब को पढ़ सकते हैं। तो इसका 23वां चैप्टर है सरेंडर, जो कि पेज नंबर 205 से शुरू होता है। लेकिन काम की जो बात लिखी है उन्होंने वो है पेज नंबर 213 पर। इसमें उन्होंने जनरल नियाजी और उनके बीच सरेंडर के मुद्दे पर हुए सवाल जवाब को हूबहू लिखा है कि उनके बीच क्या बातचीत हुई। अंग्रेजी में लिखा है, मैं इसे हिंदी में बताता चलता हूँ। देखिए यहाँ पर जो हाईलाइट किया है इसे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। सिद्दीक सलीक ने जनरल नियाजी को कहा, ढाका में जो कुछ भी बचा हुआ था उससे आप कुछ और दिनों तक जंग को खींच सकते थे। जनरल नियाजी ने जवाब दिया, किस लिए? इसके नतीजे में और ज्यादा मौत और बर्बादी होती, ढाका के नाले चौक हो जाते, लाशें सड़कों पर बिखरी पड़ी होती, नागरिक सुविधाएं तबाह हो चुकी होती, प्लेग और दूसरी बीमारियां फैल चुकी होती। तब भी नतीजा यही होता जो हुआ है। मैं 90,000 युद्धबंदियों को वेस्ट पाकिस्तान ले जाऊंगा, बजाय इसके कि वहां 90,000 विधवाओं और 5 लाख अनाथों का सामना करूंगा। बलिदान इसके लायक नहीं था, अंत तब भी वही होता। फारिस भाई, जनरल नियाजी की इन बातों पर और 90,000 के आंकड़े पर गौर कीजिएगा। अगर वो 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों की बात नहीं कर रहे होते तो वो 90,000 विधवाओं का जिक्र नहीं करते, क्योंकि 90,000 सैनिक मारे जाते तभी तो वेस्ट पाकिस्तान में उनकी 90,000 विधवाएं होती। अच्छा, इस पूरे वाकये का जिक्र ब्रिटिश पत्रकार और लेखक ओवेन बेनेट जोन्स ने अपनी किताब पाकिस्तान आई ऑफ द स्टॉर्म में भी किया है। पूरा वाकया हूबहू छपा हुआ है, जिसमें जनरल नियाजी सिद्दीक सलीक से कहते हैं कि मैं 90,000 युद्धबंदियों को पश्चिमी पाकिस्तान ले जाऊंगा, बजाय इसके कि 90,000 विधवाओं और 5 लाख अनाथों का सामना करूंगा। देखिए, जनरल नियाजी जानते थे कि सिविलियंस का कत्लेआम भारतीय सेना नहीं करती। अरे जब पकड़े गए 90,000 से ज्यादा सैनिकों का नहीं किया तो सिविलियंस का कत्ल भला क्यों किया जाता? और इस सबूत को काट पाना इसलिए भी नामुमकिन है क्योंकि सिद्दीक सलीक से बेहतर इस जंग को और कोई नहीं जान सकता था, क्योंकि वो सेना में पीआरओ पर थे। सारी जानकारी उनके पास मौजूद थी, वो कभी गलत आंकड़ा पेश नहीं करते। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जनरल नियाजी के शब्द थे जो उन्होंने अपनी किताब में लिखे। तो जाहिर सी बात है, अपनी डरपोक इमेज को छुपाने के लिए जनरल नियाजी ने अपनी किताब में झूठ लिखा। कितने बुज़दिल थे जनरल नियाजी, इसका भी खुलासा इस किताब में ब्रिगेडियर सिद्दीक सलीक ने किया है। अब ये जनरल नियाजी साहब जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन जब एक्शन का वक्त आया तो रोने लगे, हिचकियां ले लेके रोते थे। जी हाँ, ये किसने लिखा है? ये ब्रिगेडियर सिद्दीक सलीक ने अपनी इस किताब में लिखा है, मैंने ढाका डूबते देखा। ये किताब अंग्रेजी में भी मौजूद है, विटनेस टू सरेंडर, लेकिन इसका उर्दू तर्जमा मेरे पास मौजूद है। इन्होंने ये भी लिखा है कि जब दिसंबर में हालात ख़राब हुए, जंग शुरू हो गई, तो 7 दिसंबर 1971 को जो मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर थे, गवर्नर मालिक साहब, उन्होंने जनरल नियाजी को गवर्नर हाउस में बुलाया और उनसे पूछा कि जनरल साहब ये बताइए कि मुहाज की क्या खबरें हैं। तो इस किताब में ब्रिगेडियर सिद्दीक सलीक साहब लिखते हैं कि वहाँ पर मेजर जनरल राव फरमान अली भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जब गवर्नर ने पूछा कि नियाजी साहब बताइए मुहाज की क्या खबरें हैं, तो नियाजी साहब रोने लगे। तो फारिस भाई, आपके हर दावे का सबूत मैंने आपको दे दिया है कि पाकिस्तान में 90,000 से ज़्यादा सैनिक उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में थे और उन्होंने सरेंडर किया था। अच्छा, अब इसके अलावा मेरे पास एक और सबूत है, लेकिन ये सबूत हिंदुस्तानी है। अब पता नहीं शायद उस पर आप कितना भरोसा करेंगे, लेकिन जिस शख्स ने ये बात कही है ना, उनका आपकी पाकिस्तानी सेना में भी बहुत बड़ा नाम है, उन्हें बहुत बड़ी इज्जत की नजरों से देखा जाता है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। उन्होंने पाकिस्तानी युद्धबंदियों की संख्या कितनी बताई थी, ये मैं आपको सुनाता हूं उन्हीं की जुबानी। जब मैं ये 93,000 पाकिस्तान सिपाही और उनकी फैमिलीज वगैरह ले आया, तो फिर मेरी फर्ज थी कि उनको संभालना। तो मैंने उनको कैंप में लगाया। आपको एक किस्सा बताऊं। उनको मैंने जो कैंप में लगाया, 5,000 यहाँ, 4,000 यहाँ, 6,000 यहाँ, और मैं जाया करता था मिलने। मैं जब एक कैंप में गया तो वहां सब सूबेदार मेजर
और सरदार थे। तो जब मैं गया, मैंने सूबेदार मेजर साहब, पाकिस्तान सूबेदार मेजर साहब के हाथ मिलाया। मैंने कहा साहब मैं देख सकता हूँ? आप कहते साहब ले गए। और वही सवाल हमेशा जो मेरे जानों से पूछता हूँ वही पूछा कि साहब पलंग में खटमल तो नहीं है? कि नहीं साहब। मच्छरदानी है? मच्छरदानी हाँ साहब। मैं लंगर में जा सकता हूँ? तो लंगर में गया, वो जवान रोटी कूट रहा था जैसे अपने करते, उसमें मैं खाना टेस्ट कर सकता हूँ। फिर लेट्रीन में गया, वहाँ पाकिस्तानी काम करता था, मैंने हाथ मिलाया, उसने इनकार किया कि मेरे साथ हाथ भी नहीं मिलाएगा। तो उसने हाथ मिलाया। जब हम वापस आ गए तो वो सूबेदार मेजर साहब मुझे कहते हैं कि हजूर आप गुस्ताखी माफ करेंगे? मैं कहा आप सूबेदार मेजर साहब हैं, जो मर्जी है कहें। कहते अब हमें मालूम हो गई साहब कि आपकी फौज क्यों जीती है। आप आए, आपने हमसे पूछा खाना ठीक है? हमारे साहब लोग ऐसा नहीं करते, वो अपने आप को नवाबजादे समझते हैं। फारिस भाई, जितने भी सबूत मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं उन सब के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप जाइए, उनको पढ़िए, उनका फैक्ट चेक करिए। और मुझे लग रहा है कि आप इस पर रिप्लाई वीडियो बनाएंगे तो बनाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हाँ सबूतों के साथ आइएगा, बिना सबूत के नहीं आएगा। और रही बात रिएक्शन चैनल की फारिस भाई जो आपका है, तो मैं सच बताऊं, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अमूमन रिएक्शन चैनल नहीं देखता हूं, वक्त की बहुत कमी होती है क्योंकि मेरे वीडियोस भी बनाने होते हैं। खुद का मेरा एक रिएक्शन चैनल है और दूसरा ऑफिस का भी काम है। लेकिन इस वीडियो के चक्कर में मैंने आपके कुछ रिएक्शंस वीडियोस देखे। आप काफ़ी अच्छा रिएक्शन देते हो और अच्छी बातें कहते हो। और मैंने आपका वो 65 की जंग वाला भी रिएक्शन देखा है जिसमें आप 65 की जंग पर आपने कमेंट किया है, उसमें हाशिम भी हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 65 की जंग पर भी मेरा वीडियो है सबूतों के साथ, और 71 की जंग पे भी है, 99 की जंग पर भी है, 84 में जो सियाचिन वाला हुआ था उस पर भी है, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे, 48 की जंग पर भी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन वीडियोस को देखें और उन पर रिएक्ट ज़रूर करें, तभी आपको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और मुझे लगता है कि जब आप दर्शकों के साथ अपने विचार शेयर करेंगे तो आपके बारे में भी, आपके विचारों के बारे में भी जानने का बहुत ज़्यादा हमें मौका मिलेगा। तो मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि आप मेरे उन वीडियोस पर रिएक्शन ज़रूर करें और अपने विचार उस पर दें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और बताइएगा कैसा वीडियो लगा, और इसको शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत सबूतों को जमा करके मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि इसको देश के कोने कोने तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सही और सटीक जानकारी वाला वीडियो सिर्फ आपको मिलेगा कहाँ? डिफेंस डिटेक्टिव पर। और चलते चलते एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। यार वीडियो, और सैम मानिक शाह का नाम मैंने बड़ा सुना है कमेंट्स में कि इनके इसके ऊपर रिएक्ट करें, या पता नहीं कौन है सैम मानिक शाह। अगर हुआ तो हम ज़रूर इन पे रिएक्ट करेंगे। और हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा खिंच गई है। इसमें मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा कि बीच में भाई ने मेरा भी जिक्र किया, थैंक यू सो मच। मुझे लगा भाई कहेंगे कि आपके साथ हाशिम भी रिएक्शन करता है तो उसकी बात भी सुना करें। मुझे लगा ये भाई कहेंगे बीच में, लेकिन उन्होंने कहा। बाकी जो इनकी वॉर की वीडियोस है उन पर बड़ा लोग सजेशन कर रहे होते हैं, वॉर की वीडियोस पर एक्शन दे, 65 की दे, 99 की दे। कारगिल वॉर पे तो हमने किया हुआ है, आप अगर चाहें ना कारगिल वॉर तो वो आप जाकर देख सकते हैं। कारगिल वॉर हमारे चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाकर ज़रूर देखें कारगिल वॉर वाली वीडियो। अगर और वीडियोज़ आप इनकी कहते हो सजेशन तो हम ज़रूर करेंगे। बाकी आलोक भाई ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, इनका काम है डिटेक्टिव वाली वीडियोस करना, सबूत इकट्ठे करना और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सारा काउंटर किया है। पूरा इन्होंने सारे एक सबूत इकट्ठे किए हैं, पूरी बुक्स में रेफरेंस दिए हैं कि लाइक पता चले कि वो कोई गलत नहीं है। तो लाइक सारा कुछ उन्होंने तसल्ली किया, मतलब फारिस भाई की पूरी तरह जो है ना, कि पता लगे कि हाँ भाई आपने जो कहा था उसका रेफरेंस ये है, उसकी चीज़ ये है, असल चीज़ ये कही हुई है, इसका मतलब ये है। सारा कुछ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, अच्छे से बताई है हर चीज़। और मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि हिस्ट्री है,
हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ मिसलीड हुई हुई हैं, कुछ गलत कोट हुई हुई हैं, कुछ चीज़ें सही हैं। सही है। अब ये नहीं पता, इतनी तो हिस्ट्री अब वास्ट है कि आप सही चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। कोई बंदा सही कह रहा, कोई बंदा गलत कह रहा, तो बीच में मिसलीड हो जाता है। और जो देखो एक बंदा जो अब 93,000 सोल्जर्स एक बंदे के हैं वो सरेंडर हुए हैं, अब उसको कहीं पे नजर आएगा कि 93,000 सोल्जर्स सरेंडर नहीं हुए, वो तो उस न्यूज़ की तरफ भागेगा कि ये देखो 93,000 सोल्जर्स ही सरेंडर हुए, 40,000 हुए थे, 50,000 हुए थे। तो ये चीज़ें ना मिसलीड करने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपनी पब्लिशिंग हाउस बढ़ाने के लिए लोग लिख देते हैं। बाकी ये लोग भाई ने बड़े अच्छे सबूत पेश किए, गुड वर्क लोग भाई। और आपकी वीडियोस हम और भी हमें सजेशन आएगी तो हम ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग अस। और उन्होंने पूरा अलाउ कर दिया कि आप रिएक्शन कर सकते हो। पिछले दिनों तो डर था कि कहीं स्ट्राइक ना मार दे, क्योंकि उनको भी एक स्ट्राइक पड़ी थी ना पाकिस्तानी चैनल की तरफ से। तो लेकिन थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। आप लोग अपनी सजेशन देना। और फारिस भाई को तो अब मैं ऊपर जाके बताऊंगा, कुछ सबूत मैं भी बताऊंगा, कुछ फारिस भाई को पता लग गया होगा। फारिस भाई का रिएक्शन वीडियोस आ गई हैं, इसके ऊपर रिप्लाई आ गया है, लेकिन क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट पे किया था, सेकंड पार्ट पे करना मेरा ज़रूरी था, तो मैंने कहा ज़रूर करेंगे इस पर। देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 1 2 3 का।